हेलो दोस्तों, दिस साइड सीएम हाविर जैन। तो आज ये वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाइनल। तो ये वीडियो आप देख के आपको 4 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे कि क्या प्री रिक्विजिट रहना चाहिए जो आप प्रिपरेशन करने बैठो, तो ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर नंबर ऑफ टाइम कितने रिवीजन होने चाहिए, टाइम कितना अलॉकेट होना चाहिए सर इस सब्जेक्ट को, और रिवीजन का अप्रोच क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो जनरली ये 4 क्वेश्चन ही अपने दिमाग में रहते हैं जब हम प्रिपरेशन के लिए बैठे रहते हैं सी फाइनल की, और अपन सोचते रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो करेक्ट है भी कि नहीं। तो ये वीडियो से आपको उसका व्यू मिलेगा। ठीक है, तो अभी प्री रिक्विजिट में क्या है कि प्री रिक्विजिट में वही चीजें लिखी है मैंने जो आइडियली प्रिपरेशन आप जब स्टार्ट करो उसके पहले हो जानी चाहिए। जैसे कि आपका जीएमसीएस एडवांस आईटीटी हो जाना चाहिए, सेट ए बी सी डी जो आपको करना है, और उसके बाद में आपके जितने भी लेक्चर्स है, जो भी सब्जेक्ट के लेक्चर है, वो सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जब आप प्रिपरेशन करो तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलते रहे कि जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, तो उसका प्रिपरेशन कैसे करना है इस सब्जेक्ट का, ना ही कि यार मेरे लेक्चर्स पेंडिंग है, मेरे को जीएमसीएस अटेंड करना है तो मेरे को हाफ डे मिलेगा, हाफ डे में मैं पढ़ूंगा, हाफ डे में जीएमसीएस या एडवांस आईटीटी की बैच अटेंड करूंगा, ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद में अपन जब बढ़ते हैं कि रिवीजन का अप्रोच क्या रहना चाहिए। रिवीजन के अप्रोच में आपकी 3 रिवीजन होनी चाहिए। फर्स्ट तो डिटेल रिवीजन रहेगी, सेकंड 2 फुल रिवीजन रहेगी, पार्ट 1 पार्ट 2। ये क्या है पार्ट 1 पार्ट 2, अपन जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। और थर्ड जो लास्टली रिवीजन रहेगी वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, और की तो भी बहुत बढ़िया है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जिनका वेटेज ज्यादा है उनकी ही अलग से एक रिवीजन कर लो, ताकि एक आपका ऐसा रहे कि सभी तो आपने रिवाइज किया है, एक एडिशनल रिवीजन किस चीज की कर ली, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उसकी। तो अभी डिटेल रिवीजन में क्या करना है, डिटेल रिवीजन में मैंने क्या बोला है कि आपको एफ आर ए एफ एम ऑडिट डीटी आईडीटी सबको 20 डेज अलोकेट करो, और आईबीएस के लिए 5 डेज अलोकेट करो, जिनमें आप सिर्फ कॉस्टिंग और लॉ पढ़ोगे, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका जो इंडेक्स बनाना रहा और इसके जो क्वेश्चन सॉल्विंग है आप सेकंड रिवीजन में करो, ताकि ये जो डिटेल रिवीजन रहेगी इसका मोटिव क्या रहेगा कि डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट। यहाँ पे आप हर सब्जेक्ट को डिटेल अंडरस्टैंड करोगे, डिटेल सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, तो अप्रोच क्या रहेगा, अप्रोच में 2 अप्रोच है। ठीक है, डिटेल रिवीजन करने के 2 अप्रोच है आइडियली, दोनों भी अप्रोच इक्वली, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है ये अच्छा है। मैं रिकमेंड करता हूँ वो बताता हूँ। तो पहला अप्रोच क्या रहेगा कि कंप्लीट इस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, फर्स्ट आप चूज कर रहे हो कि एफआर का आप पढ़ने बैठोगे। ठीक है, फर्स्ट 20 डेज आपने एफआर को दिए, उसके बाद में 20 डेज एएफएम को दिए, उसके बाद में ऑडिट किया, डीटी किया, आईडीटी किया, ऐसा ये सीक्वेंस में चलते रहे। मतलब जब तक वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक आप दूसरे सब्जेक्ट पे बढ़ रहे हो क्या, नहीं। ये सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अप्रोच। और दूसरा अप्रोच क्या है, डिवीजन अप्रोच, जो मैं बोलता हूँ जनरली मैं ये रिकमेंड करता हूँ अगर आपको श्योर नहीं है कि आप एक साथ में ये सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो कि फॉर एग्जाम्पल एफ आर को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कि पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5, हर सब्जेक्ट को ऐसे 5 5 पार्ट में डिवाइड करो। उसके बाद में क्या करो, फर्स्ट पार्ट में ऐसी चीजें रखो जो नॉर्मल वेटेज है उनका, और आपको इजी लगती है वो चीजें, आपके लिए इजी चीजें हैं, ताकि फर्स्ट पार्ट जब आप सब चीजों का कंप्लीट करो तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि मेरी रिवीजन अच्छी चल रही है। उसके बाद में सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाई वेटेड चीजें हैं, जितनी भी चीजें वो रखो, और फिफ्थ में क्या करो, जो लो वेटेड चीजें हैं वो सब रखो। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और लास्ट जो आपका फिफ्थ पार्ट रहेगा उसमें जितनी भी थोड़ी बहुत चीजें वो हो जाएगी। तो इसमें मेरा अप्रोच क्या रहता है कि क्या करो, फर्स्ट पार्ट सबका कंप्लीट करो, उसके बाद में सेकंड पार्ट करो, थर्ड पार्ट करो, फोर्थ पार्ट करो, और लास्टली फिफ्थ पार्ट करो हर सब्जेक्ट का। तो क्या रहेगा, आप ओवरऑल तो आपको पता है आपको 20 डेज देने हैं। आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल हर एक को अगर नॉर्मली देखें तो 4 4 डेज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट इसको 4 डेज दे सकते हो, सेकंड इसको 5 डेज दे सकते हो, थर्ड इसको 5 डेज, लास्टली आपने लास्ट की जो रिवीजन रही उसको आप 3 डेज भी दे सकते हो, और जो रिमेनिंग टाइम है फोर्थ रिवीजन को लगा सकते हो। तो जो ओवरऑल आप हर सब्जेक्ट को 20 डेज तो दे सकते हो, बट आपके बेसिस पे है कि आपको कौन से पार्ट को कितना टाइम देना है, ये एक रहेगा। और दूसरा कैसा रहेगा
कि जैसे आप सोचो कि आपने एक सब्जेक्ट 20 डेज एकदम, आप जब लास्ट में आईबीएस पढ़ोगे, उसके बाद में जब एफआर शुरू करोगे, तो आपने जो फर्स्ट टाइम रिवीजन करी रहेगी एफआर की, वो बहुत पहले करी रहेगी। तो आपको ऐसा हो सकता है चांसेस कि आपको जब आप सेकंड टाइम उसकी रिवीजन करो ना, आपको थोड़ी बहुत चीजें याद ना आए, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लो हो। तो उससे अच्छा क्या रहता है कि आप पार्ट बाय पार्ट करोगे ना, तो आपको फर्स्ट आपकी इफिशियंसी रहेगी कि फर्स्ट पार्ट में इतने ही है, इसके बाद में मेरा एएफएम चालू होना है, ऑडिट चालू होने वाला है। और सेकंड आपका ऐसा रहेगा कि आपको ऐसा नहीं रहेगा कि पहले बहुत पहले पढ़ लिया अभी कुछ याद नहीं। एटलीस्ट 50% तो भी वो सब्जेक्ट याद रहेगा, क्योंकि नियर बाय आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये रहता है डिवीजन अप्रोच। और इसके बाद में क्या है, आपको जब रिवीजन करोगे ना, तो दो तीन चीजें बहुत ज्यादा आपको याद रखनी की। राइटिंग प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। राइटिंग प्रैक्टिस आप तक जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो सब्जेक्ट पता नहीं चलेगा। आप 4 रिवीजन कर लो, 5 रिवीजन कर लो, कोई उसका नहीं, बट आप 3 रिवीजन करो। 3 रिवीजन में अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस सिर्फ मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की नहीं बोल रहा हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस मैं थ्योरी सब्जेक्ट की भी बोल रहा हूँ। जैसे ऑडिट की, ऑडिट का क्या किया आपने, पहला पार्ट पढ़ा, उसके बाद में जो पहले पार्ट का जितना इंपॉर्टेंट था उसको हाईलाइट कर लिया। अब कोई भी रफ बुक लो, रफ बुक में जितना है वो जितना आपने पढ़ा वो पॉइंटर्स में थोड़ा थोड़ा लिख लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर हैंड राइटिंग में लिखना है, प्रॉपर एकदम सब कुछ एकदम प्रॉपर लिखना है, अंडरलाइन करनी नहीं, जितना आपको ऊपर ऊपर से लिखना है ताकि आपको इतना याद रहे। ये है राइटिंग प्रैक्टिस का, जो सभी सब्जेक्ट में मैंडेटरी है जितने भी। ठीक है, उसके बाद रिवाइज कैसे करना है, तो पहले तो आपका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपकी जो भी नोट्स रहेगी उसकी। फिर उसके बाद में आप क्या करो, आपके जो सॉल्व करो ऑल क्वेश्चंस। इसमें थ्योरी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आ गए। उसके बाद में आप मार्किंग स्टाइल में 2 तरह की मार्किंग स्टाइल होती है। ठीक है, एक तो रहता है सॉल्विंग क्वेश्चन रहता है, और दूसरा रहता है रीड ओनली क्वेश्चन। ये सॉल्विंग क्वेश्चन और रीड ओनली क्वेश्चन मतलब क्या, तो कभी कभी आपने देखा होगा एफआर में, फॉर एग्जाम्पल आप अमालगमेश आपका कंसोलिडेशन कर रहे हो। ठीक है, तो कंसोलिडेशन में आपने देखा होगा कि 2 क्वेश्चन सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक हाथ 2 एडजस्टमेंट चेंज रह सकती है। तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने एक बार टिक कर लिया कि ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है। अब दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ एक एडजस्टमेंट है जो नहीं है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है जो मैंने पहले टिक किया था। तो आप क्या करो, वो क्वेश्चन को, जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट नहीं है, उसको हाईलाइट कर लो और उसका सॉल्यूशन भी हाईलाइट कर लो, और वो क्वेश्चन को रीड ओनली मार्क करो। सॉल्विंग क्वेश्चन मतलब क्या, जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो आपको ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करना है। और रीड ओनली क्वेश्चन मतलब क्या, रीड ओनली क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ आपको जितनी एडजस्टमेंट है उतनी पढ़ के सामने बढ़ना है। ठीक है, और जैसे ही आपका, जैसे ईच चैप्टर आपका रिवाइज हो जाता है ना, तो आपको क्या करना है कि उसका समरी 2-3 पेज लो। ठीक है, 2-3 पेज में एकदम प्लेन पेज लो और उस पर लिखो कि आपने चैप्टर में क्या सीखा, कि आपके चैप्टर्स में क्या था, कौन से कंसेप्ट कवर हुए, कौन से टाइप के क्वेश्चन ये चैप्टर्स में पूछे गए इन द अपकमिंग एग्जाम। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा कि मेरे को चैप्टर अच्छे से जम रहा है। उसके बाद में एक रखो कि YouTube रिवीजन वीडियोस जो आप करते हो वो नीड बेसिस पे करो। अगर जरूरत है तब भी यूज करो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं जरूरत है तो ऐसा मत करो कि यार मेरे फ्रेंड ने देखा तो मैं भी देखूंगा रिवीजन वीडियोस। नहीं, अगर आपको लग रहा है तो ही देखो। उसके बाद में कि एक काम करो, और अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग सकता है कि जो आपने जो ऑथर की ली होगी, या तो आप सेल्फ रिवीजन कर रहे होगे, तो आपको लगता है कि नोट्स उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, चार्ट्स बनाना चाहिए, तो ये फर्स्ट रिवीजन में ही कर लो। तो फर्स्ट रिवीजन का अगर आपने देखा होगा यहाँ तक अप्रोच क्या बोल रहा है कि आपके जो नोट्स है और आपके जो क्वेश्चंस है वो सब प्रॉपर रहने चाहिए, जब ताकि आप जब सेकंड रिवीजन करो तो आपको ये ना रहे कि यार अब कहाँ से पढ़ूं, ये क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, और ट्राई करो कि आपके फर्स्ट रिवीजन ऑन टाइम कंप्लीट हो, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में मेजोरिटी टाइम आपका इन्वेस्ट होता है। अगर फर्स्ट रिवीजन ऑन टाइम कंप्लीट हो गई तो आप सोचो आपकी जो नेक्स्ट सब रिवीजन है वो ऑन टाइम कंप्लीट होके और विथ फुल ये एफर्ट्स के साथ में करो। ठीक है, अभी जो सेकंड रिवीजन आपने ऊपर बात की थी पार्ट 1 की, पार्ट 1 क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा कि मैं हर सब्जेक्ट को 20 डेज बोल रहा था। अभी आपने को क्या करना है, हर जब आप अपना क्या अप्रोच रहेगा कि जब आप दूसरी रिवीजन करो वो सब्जेक्ट की, तो उस सब्जेक्ट को 30% पे लेके आना है। ठीक है, ये 30% पे लेके आना है मतलब क्या, देखो आपके फॉर एग्जांपल अब कोई चैप्टर है जिसमें 10 क्वेश्चन है, आपने 3 क्वेश्चन टिक करे होंगे, नोट्स भी आपने प्रॉपरली कर ली होगी, तो आपको अभी कितना है, सिर्फ नोट्स प्रॉपरली पढ़नी है और 30% एफर्ट लगाना है क्वेश्चन सॉल्विंग पे। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले 20 डेज दिए थे, अभी आपको हर सब्जेक्ट को 6 डेज दे रहा हूँ, ताकि ये 6 डेज में भी सफिशिएंट टाइम है। ठीक है,
तो FR2 सिर्फ IBS को 10 डेज दिए यहाँ पे, क्योंकि अपन ने क्या बोला था, IBS को अपन सेकंड रिवीजन में कंप्लीट करेंगे, तो आपने ऑलरेडी IBS का जो कॉस्टिंग पार्ट है और उसका लॉ पार्ट है अपने ऊपर कवर किया था। अदर देन वो आप ये रिवीजन में कंप्लीट करो। तो हर जो सब्जेक्ट है उसको 6 डे अलॉकेट किए, टोटल 40 डेज, ठीक है। अब अप्रोच क्या रहेगा, जो आपने आपकी रिवाइज करो नोट्स, उसके बाद में मार्क जो सिर्फ सॉल्व कौन से क्वेश्चन करने हैं, जो आपने सॉल्विंग क्वेश्चन लिखे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और सिर्फ देखना है कौन से क्वेश्चन को जो रीड ओनली क्वेश्चन है। ऐसा हो सकता है कि आपने पहले जो रिवीजन रहेगी उसमें कोई क्वेश्चन टिक करे होगे कि ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है, बट अभी आप जब सेकंड रिवीजन कर रहे हो तो आपको लग रहा है नहीं नहीं यार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ये क्वेश्चन का अपन बाद में करेंगे, तो ये उसको रहने दो, उसको अनमार्क कर दो, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको फुल टेस्ट देनी ही देनी है, या तो आप MTP की दो, या तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, कुछ भी करो, पर यहाँ पर आपका मेन रहना चाहिए कि आपको पेपर लिखना ही लिखना है। जैसे 6th डे पे आपका रिवीजन एंड हो रहा है, तो 6th डे को आप 3 घंटे का टाइम दो, 15 मिनट्स आपको जो पढ़ने के लिए लगते हैं वो 15 मिनट्स, तो 3 आवर्स 15 मिनट्स का पेपर देना ही देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जनरली ये चीज बोलता हूँ सभी सभी इसको, CA इंटर, CA फाउंडेशन और ये सबको, कि जब आपकी यहाँ पे रिवीजन कंप्लीट हो गई ना, तो प्रिपरेशन प्लानर बनाओ 1.5 डेज का और 5 डेज, 1.5 डेज और 5 डेज का। 5 डेज का किसके लिए, आपके FR के लिए, 1.5 डेज का अदर के लिए। प्रिपरेशन प्लानर होता है क्या, पहले ये समझो। प्रिपरेशन प्लानर मतलब ये चीज कि मैं जो प्रिपरेशन प्लानर मतलब क्या, कि फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है, तो एग्जाम टाइम पे आप ये सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करोगे। आपको तो 1.5 डेज ही मिलने वाला है, तो 1.5 डेज में जैसे आपका 5 बजे पेपर कंप्लीट होता है, तो आप 7 बजे तक घर पे आते हो, फ्रेश फ्रेश होकर 8 बजे आप पेपर पढ़ाई के लिए बैठ गए, तो 8 बजे आप कौन सा चैप्टर चूज करोगे, और वो उतने दिन में, फॉर एग्जाम्पल आप 8 से 12 बजे तक आप पढ़ते हो, तो 8 से 12 बजे तक कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल सॉरी कौन से चैप्टर्स पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट डे कौन से चैप्टर पढ़ोगे, उसके नेक्स्ट डे आप जो हाफ डे मिल रहा है उसका क्या करोगे। तो यही रहेगा प्रिपरेशन प्लानर की। प्रिपरेशन प्लानर में आप क्या कवर कर रहे हो कि मैं जो एग्जाम के लिए अप्रोच यूज करूंगा वो पहले लिखो और वो इम्प्लीमेंट करो, ताकि आपको पता चले, डायरेक्टली सरप्राइज ना हो एग्जाम में कि अब तो आ गया अब क्या करना है, ये सब चीजें, ठीक है। ये मैंने भी अपने जितना भी CA इंटर और CA फाइनल में था, ये मैंने इम्प्लीमेंट किया था, और मेरे को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है प्रिपरेशन प्लानर बनाने का। मेरे को ज्यादा टाइम उस टाइम पे वेस्ट नहीं करने की जरूरत पड़ी कि मैं अब क्या पढूं क्या नहीं, ठीक है। अब जो फुल रिवीजन सेकंड पार्ट है, इसमें ये रिवीजन है ICI रिवीजन, आप इसको ICI रिवीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ICI रिवीजन क्यों, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पेपर जितना टाइम आपको ICI ने दिया है उतना ही टाइम ये रिवीजन के लिए दो। फॉर एग्जाम्पल बाकी सब चीज सब दिन के लिए 1.5 दिन मतलब 2 दिन लिखा है, क्योंकि आधा दिन तो पेपर भी लिखोगे, और 5 दिन आप FR के लिए पकड़ रहे हो, तो 5 दिन FR के लिए, टोटल कितने 15 डेज का टाइम है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो ICI पैटर्न में 2 बजे पेपर होता है ना ICI का, तो एक हैबिट भी रखो कि जो भी पेपर आप दे रहे हो ना, जैसे फर्स्ट पार्ट में अपन ने बात की कि वहां पे भी आप 6 डे पे पेपर दे रहे हो, यहाँ पे भी आप पेपर दे रहे हो, तो आपको एक अप्रोच रखो कि आपको 2 बजे ही पेपर देना है। मैं इसको ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप खाना खाते हैं अपन 1 बजे, फॉर एग्जाम्पल 12 से 1 बजे, तो उसके बाद में हो सकता है कि आपको नींद आए थोड़ी बहुत, तो वो टाइम पे 2 से 5 वाला है, वहीं पे नींद आ सकती है आपको। तो अगर आप सोचो कि मैं मेरे कंफर्टेबल टाइम में दूंगा, नहीं, आपको 2 से 5 ही पेपर देना है, ठीक है। अभी अप्रोच क्या रहेगा यहाँ पे, कि जो प्रिपरेशन प्लानर अपने ऊपर बनाए उसको इम्प्लीमेंट करो, फुल पेपर दो, उसमें जो जो मिस्टेक्स आ रही है वो लिख के रखो, और जो भी चीजें आपको लग रहा है कि यार मैंने प्रिपरेशन प्लानर में लिखा था कि ये सब्जेक्ट मैं उस आधे दिन में करूंगा, जैसे पेपर के आने के बाद में, पर वो मेरे पास और भी टाइम बच रहा है, मेरे को एक चैप्टर इसमें ऐड कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं यार ये चैप्टर को मेरे को टाइम कम मिल रहा है, बट बाद में मेरे को और टाइम दूसरा चैप्टर है वो कवर नहीं हो रहा, तो मेरे को दूसरे दिन में लेके जाना है। तो वो सब जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वो सब चीजें आपको चेंजेस करनी है, ताकि ये सेम प्लान आप आपके पेपर्स के लिए इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। और जैसे जैसे आप पेपर दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां क्या क्या होती है। जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप पेपर दो ना, आपको पहले तो ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जिसको 70-80 प्लस है, या कोई भी AR है, ठीक है, उसके आप क्या करो, उसके पेपर्स देखो। मैंने भी मेरे टाइम पे AR1 के पेपर देखे थे तब, और थोड़े बहुत जो जो मेरे सीनियर्स थे जिनको अच्छे मार्क्स थे सब्जेक्ट्स में, उनके पेपर देखे थे। तो मेरे को एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली, पता है, कि मैं आपको ये शेयर भी करता कि मैं सोचता था कि यार ऐसा क्या ही होता होगा इनके पेपर में जो इनको ज्यादा मार्क मिल रहे हैं, मैंने भी सेम आंसर लिखा है, उसने भी सेम आंसर लिखा है।
तो फर्क क्या था? फर्क होता है कि उसके जो लेवल ऑफ वो स्टेप्स फॉलो करता है और आप स्टेप फॉलो करते हो, उसमें कभी कभी डिफरेंस हो जाता है। मैंने देखा है कि मेरे पेपर्स में मैंने मैंने वो भी वही सेम आंसर लिखा है, उसने भी सेम आंसर लिखा है, बट कहीं कहीं पे मैंने वर्किंग नोट लिखना भूल गया जनरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। कहीं कहीं पे मैंने देखा कि जो वो सेक्शन नंबर लिखते हैं ना, सेक्शन नंबर हर चीज में लिखते हैं। और कहीं कहीं पे जैसे जीएसटी का हो गया, जैसे आईटीसी का आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है कि जनरली मैं क्या प्रैक्टिस फॉलो करता था कि पहले तो एक कॉलम वहां पे रेफर नोट 1 2 ये सब लिखो और बाद में सब एक साथ में नोट्स लिखो। ये एक अप्रोच रहता है। उन्होंने क्या किया था, वहां पे एक कॉलम जैसा अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते हैं कि बीच में एक नोट्स का कॉलम बना दिया, तो नोट रेफर मेरे को क्या करा, तब मेरे को रेफर नोट हर जगह पे लिखना नहीं पड़ा। मैंने एक कॉलम बना दिया नोट 1 2 3, बस वहां पे देख लो 1 2 3। तो ये भी एक मेरे को सीखने मिलता है वो नोट्स से। आप जब सर्टिफाइड कॉपी देखोगे तो बहुत चीजें सीखने मिलती है। अभी और दूसरी चीज, आपका कवरेज क्या क्या रहना चाहिए। देखो, आपका ऐसा हो सकता है कि अगर आपने किसी फैकल्टी के लेक्चर्स लिए रहे पहले लिए रहेंगे और आपका अभी 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 आपका तो पेपर अभी है, तो अभी तक का जितने भी आरटीपीज एमटीपीज आए और जो भी पेपर्स आए, उसका आपको कवरेज रखना है, वो याद रखना। ठीक है, ये कवरेज आपको जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे ना, तभी आपको ये सब करना है। अभी हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट के आरटीपीज एमटीपीज बाद में सेकंड रिवीजन में आए, तो वो जब चीजें सेकंड रिवीजन में रिवाइज कर लेना। पर हो सके तो जितना भी आपके पास मटेरियल है वो एक बार देख लो कि मेरा मटेरियल कब तक अपडेटेड है, और उसके बाद में जो भी चीजें आ रही है मेरे को वो सब सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये वीडियो में मैंने जितना हो सकता है उतना डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, बिंदास आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। ठीक है, और होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आपके सीए फाइनल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड बाय बाय।